सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे को स्टार्टिंग से डिस्कस करना पड़ेगा बिकॉज उधर लाइव स्ट्रीम पे एंड हो गया था। एक बार क्विक रिकैप करेंगे। सो अभी तक हमने जो निफ्टी का व्यू डिस्कस किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। NIFTY निफ्टी निफ्टी का अभी का जो व्यू है इस वीक का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमारा कंप्लीटली हम लोग अब बुलिश हो चुके हैं, उसका रीजन भी हमने अभी डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यों हमारा व्यू बुलिश हुआ। हम लोग पिछले 2-3 वीक से देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं साइडवेज है, साइडवेज टू बुलिश है, साइडवेज हो रहे हैं, साइडवेज टू बियरिश हो हम लोग, बट कभी मैंने बुलिश व्यू अभी तक बोला नहीं था अभी तक के सेशंस में कुछ टाइम से। बट अभी अगर आप नोटिस करोगे, हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी थी यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर थी, एक यहाँ पर, ठीक है, ये वाला लाइन था। और एक हमने ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर, 2-3 सेशन पहले की बात है। एंड इसमें हमने कहा था कि अगर इस रेंज को जिस भी साइड ब्रीच करते हो हम लोग, अगर नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तो बियरिश होंगे, मार्केट में एक अच्छा फॉल आएगा। एंड ऊपर की तरफ ब्रीच करते तो हम लोग बुलिश होंगे। एंड ये रेंज ड्रॉ करने के बाद इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी थी 22 दिसंबर को। एक क्लोजिंग हमको मिली थी बुलिश की तरफ, ठीक है। एंड उस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अभी हमारे पास दो डिमांड जोन है निफ्टी का, मैक्सिमम फॉल इन दोनों डिमांड जोन तक आ सकता है मार्केट में। एंड एग्जैक्टली ये प्रीवियस सेशन की बात है कि हमने ये दोनों डिमांड जोन के लिए डिस्कशन किया था, एक ये डिमांड जोन एंड एक ये डिमांड जोन। इन दोनों तक हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम फॉल पॉसिबल है। एंड हुआ क्या था, निफ्टी यहाँ तक आया। एंड ऊपर वाली डिमांड जोन के सबसे बॉटम पॉइंट से निफ्टी में एक अच्छा रिवर्सल आया। एंड अभी क्या हुआ, जो हमने पहले काफी टाइम से डिस्कस किया हुआ है कि 1 वीक पे अगर निफ्टी की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई होती है, ठीक है, अगर 1 वीक पे निफ्टी की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई जाती है तो हमारा व्यू बुलिश होगा, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली वही चीज हुई है, इस कैंडल पे देखोगे इसका हाई पॉइंट है, अगर तुम क्लोजिंग देखोगे 36328 है, ठीक है। और पिछला हाई पॉइंट निफ्टी का था 26325, ठीक है। उससे 3 पॉइंट ऊपर इसने वीकली पे क्लोजिंग दे दी है। अब वीकली क्लोजिंग चलो एक छोटा सा फैक्टर हो गया, बट अगर आप नोटिस करोगे अभी तक निफ्टी में जितने भी मतलब राइज आए हैं, उसमें कभी भी ऐसे डिमांड जोन्स नहीं बने मल्टीपल। यहाँ से लेकर भी आप देख सकते हो, ये राइज जो आया था इसमें तो बिल्कुल कुछ बना ही नहीं था यहाँ तक। तो हम लोग फॉल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसमें भी जो ये वाला राइज आया था इसमें भी कोई डिमांड जोन ऐसा खास नहीं बना, इधर भी कोई ऐसा खास डिमांड जोन नहीं बना। इसलिए हर बार मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, हर बार मार्केट ने फॉल किया। बट ये जो छोटा सा रैली आया था, अभी इसमें मल्टीपल दो डिमांड जोन बने, नीचे फॉल भी आया, उसके बाद दो और डिमांड जोन बने, एक ये वाला डिमांड जोन, एक ये वाला डिमांड जोन। अब ये दोनों डिमांड जोन बनने के बाद हमें एक श्योरिटी मिल गई कि निफ्टी अब सस्टेन कर सकता है ऊपर की तरफ। अब अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा तो ये डिमांड जोन रोकने के लिए यहीं से क्या पता मार्केट बुलिश दिखे, ठीक है। अब ये तो निफ्टी का व्यू हो गया कि निफ्टी हमें बुलिश क्यों लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का अगर करंट चार्ट हम लोग चेक करें, बैंक निफ्टी के भी करंट चार्ट में डिमांड जोन बन चुका है। और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई था, यहाँ पे एक सेम चीज थी, यहाँ पे एक 2 आवर का हमारे पास सप्लाई जोन था। एंड यहीं पे हमें थोड़ी श्योरिटी मिली थी कि निफ्टी हमारा बुलिश होगा। एक बार मैं 2 आवर्स का चार्ट दिखाता हूँ आपको। 2 आवर्स पे बैंक निफ्टी का ये सप्लाई जोन था। एंड 4 आवर्स पे अगर आप देखोगे तो और अच्छा लग रहा था वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा। 4 आवर पे हमारे पास ये रहा, ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। जब इस सप्लाई जोन में बैंक निफ्टी में एंट्री मिली थी, इसके बाद देखो बैंक निफ्टी कितना अच्छा सस्टेन किया है। थोड़ा सा भी बैंक निफ्टी में फॉल नहीं आया, थोड़ा सा भी। और निफ्टी में जब वो निफ्टी में एक डेली का डिमांड जोन था, ठीक है। यही सेम टाइम पर निफ्टी डेली के सप्लाई जोन में आया था, ठीक है। और डेली का सप्लाई जोन आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला डेली का सप्लाई जोन। यहाँ पे निफ्टी आया था। सारी मार्किंग्स में क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज्यादा मार्किंग हो गई है। ये वाला जो हमारा डेली का सप्लाई जोन था, यहाँ पे निफ्टी ने एंट्री दी थी। एंड यहाँ पे एक कैंडल रेड बनी, वो इस वजह से बनी, बैंक निफ्टी भी उस दिन सस्टेन किया था, निफ्टी भी सस्टेन किया। तब हम लोग श्योर हो गए थे फॉल आ नहीं रहा है मार्केट में। और यहाँ पे थोड़ा हमने इंस्टीट्यूशनल डेटा रीडिंग भी किया था, जिसकी वजह से हमें दिख रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है मार्केट में। और वहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये डिमांड जोन, मतलब ये सप्लाई जोन इतना रिएक्ट नहीं करेगा। और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जैसे ही सबसे पहले जोन ब्रीच हुआ था, तो निफ्टी में श्योरिटी हो गई थी कि मार्केट जा रहा है आज 302, और 328 पे क्लोजिंग दिया है, ऑल टाइम हाई पे हो चुका है अभी, ठीक है। तो अभी निफ्टी का भी बुलिश इसीलिए, मल्टीपल सेक्टर्स में अब देखोगे और में भी डिमांड जोन्स बने हैं। अभी डिस्कस करते हैं एक बार जो हमने प्रीवियस डिस्कशंस किए थे। मीडिया सेक्टर हमने थोड़ा पहले पिक किया था, जो कि बुलिश हमने कहा था। बट अब इसके अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, देखो। ये जो तुम्हारा एक बार के लिए डेली का 20 EMA है, ठीक है। डेली का 20 EMA के ऊपर देखो, मीडिया सेक्टर कभी भी ऐसे जाकर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। बट अभी करंट टाइम पर मीडिया सेक्टर में थोड़े से चेंजेस आए हैं। इसने इस डेली के 20 EMA के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया, ठीक है। हर बार देखो ब्रेक करा, बट सस्टेन नहीं कर पाया, कभी भी नहीं हो पाया ऐसा पॉसिबल।
बट अब सस्टेन करना स्टार्ट किया और अभी डेली के 50 एसएमए के ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी मीडिया में यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ तक रिवर्सल आ सकता है। एंड हमारी कुछ पोजीशंस है नेटवर्क 18 में और थोड़ा कुछ और मीडिया सेक्टर्स से उनमें फंसी हुई है, तो उनमें चांसेस है कि हम लोग को रिकवरी मिले। और मेरा मीडिया सेक्टर को लेकर ना थोड़ा सा व्यू ये रहता है कि कभी कभी एक अच्छा रिवर्सल देता है बट सस्टेन नहीं कर पाता, मतलब एक अच्छे डिमांड जोन से उठ रहा है, अच्छा खासा रिवर्सल देता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। ज्यादातर हुआ है, पहले भी एक बार हो चुका है और इससे 2 साल पहले भी एक बार हुआ था, जो मतलब क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया था मीडिया सेक्टर, एक अच्छा रिवर्सल दिया, देन वो क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच कर दिया था। सेम अभी भी अगर होता है तो हमें लॉन्ग टर्म तो मीडिया सेक्टर में प्लान अभी नहीं करना चाहिए। एक बार के लिए रिवर्सल में अपना कैपिटल हम लोग फ्री करने का देखेंगे, उसके बाद वेट करेंगे दूसरे सेक्टर में भले ही हम लोग लगा दें। बट मीडिया सेक्टर मुझे लॉन्ग टर्म में कभी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज कई ट्रैप बहुत बार ट्रैप कर चुका है। और एक हमने डिस्कस किया था निफ्टी के व्यू में कि निफ्टी में एक तो ये डिमांड जोन निफ्टी का था, ठीक है। निफ्टी के साथ साथ हमारे पास निफ्टी हेल्थ केयर में था एक डिमांड जोन, ये वाला, ठीक है। ये सेम टाइम में दोनों डिमांड जोन में आए थे, निफ्टी हेल्थ केयर भी 30 में डिमांड जोन में आया था, साथ में फार्मा सेक्टर भी था डिमांड जोन में, एंड एक दो सेक्टर और थे जो डिमांड जोन में आए थे। ओके, ये नहीं था, इंफ्रा भी नहीं था, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज भी नहीं था, कंजम्पशन, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, ओके, ये भी नहीं है, फार्मा और ये ऑटो था, ऑटो सेक्टर भी नहीं है, पीएसयू बैंक, पीएसयू भी नहीं है, रियलिटी, ओके रियलिटी सेक्टर था एक, रियलिटी में भी ये वाला डिमांड जोन बना था। इन सब के अलावा अगर हम लोग थोड़ा और नीचे देखा ना मिड कैप वगैरह में, मिड कैप का चार्ट एक बार नोटिस करना। अभी हम लोग देख रहे थे मिड कैप के हमारे जो स्टॉक्स थे, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये दो सेक्टर्स थे हमारे जो फंस जाते थे स्टॉक, ठीक है। बट मिड कैप में इस बार रैली में क्या हुआ है, एक तो ये डिमांड जोन निफ्टी जैसा ही सेम बना है, अब निफ्टी में बना था मिड कैप में भी बना था, ठीक है। इस डिमांड जोन में जब एंट्री मिली, सेम 30 दिसंबर का डेट है, निफ्टी में भी मिला, मिड कैप के स्टॉक्स में भी मिला। अब की बार तुमने नोटिस किया होगा रैली आएगी ना, मिड कैप के स्टॉक्स में भी रैली आई है। एंड मिड कैप के स्टॉक्स में अब की दो डिमांड जोन बने जैसे निफ्टी में बने, एक ये वाला डिमांड जोन, एक ये वाला डिमांड जोन। अब सोचो मिड कैप के स्टॉक्स भी शायद अब की रैली में सस्टेन करे। और एक स्मॉल कैप का चार्ट मुझे दिखाना था थोड़ा आपको। स्मॉल कैप में क्या होता था, इसमें अभी ऑल टाइम हाई नहीं मारा है मार्केट ने, ठीक है। इसमें ऑल टाइम हाई मारने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बिकॉज एक दो सप्लाई जोन अभी बचे, ऊपर भी सप्लाई जोन हैं। स्मॉल कैप के स्टॉक्स अभी थोड़ा फंस के चल सकते हैं। पर मिड कैप के लिए भी निफ्टी के साथ साथ रैली थोड़ी क्लियर होगी है, मतलब मिड कैप और लार्ज कैप इन दोनों सेक्टर में अगर आपका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है तो आपको थोड़ा रैली देखने को मिल सकता है अभी, ठीक है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? Okay, वैसे भी थोड़ा डिस्कस हो चुका है, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ा निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे एंड उसके बेस पे हम लोग निफ्टी का डिसीजन लेंगे आगे का, ठीक है। इससे पहले का फॉल एक बार अगर आप नोटिस करो, मैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ, 3 मंथ करते हैं, ठीक है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम में हम लोग नोटिस करेंगे कितनी बार मार्केट ने फॉल किया है एंड हर बार उस फॉल के बाद कैसा हुआ है रिएक्शन, और कहाँ से वो फॉल रिकवर करा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अगर तुम स्टार्टिंग से भी देखना स्टार्ट करो, बहुत पहले का टाइम है ये, इसके लिए सबसे पहले 12 मंथ ले लेते हैं, चलो। शायद 12 मंथ पे हमको ज़्यादा अच्छा दिखे चार्ट। सबसे पहला फॉल यहाँ पर था, 6 मंथ लेंगे अभी। पहले फॉल का रिकवरी पॉइंट मुझे चाहिए, इसका चार्ट उतना अच्छा लग नहीं रहा है अभी तक। 3 मंथ में एटलीस्ट चार्ट क्लियर था यहाँ का। छोड़ो, जहाँ से चार्ट विजिबल है वहां से ट्रैक करते हैं इस चीज को। फर्स्ट टाइम जब निफ्टी में ये वाला फॉल आया था तो यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड जोन होगा जहाँ से मार्केट रिकवर किया था, ठीक है। ये देखो, अब ये चार्ट बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, इसको जूम करूंगा तो भी ये फट जाएगा। ओके, ठीक है, अभी एडजस्ट हो गया। पहला जो मार्केट में फॉल है काफी एग्रेसिव फॉल था, और इस पॉइंट से कहीं ना कहीं रिकवरी आई है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको कोई ना कोई डिमांड जोन दिखेगा, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। एंड इसके बाद जो रिकवर, यहाँ पे भी देखो एक फॉल आया है, एंड इसके बाद इसके बॉटम से रिकवर करा है एकदम, यहाँ से। इससे पहले जितनी भी अगर फॉल आता है ना, मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिकवर करता है। ये देखो, एक ये वाला फॉल है, यहाँ पे भी क्वार्टरली का डिमांड जोन है। अगर क्वार्टरली का नहीं भी हुआ ना, किसी एक टाइम फ्रेम का आपको बड़े टाइम फ्रेम का जोन मिलेगा। कोविड का फॉल जो आया था, अब कोविड का फॉल मुझे याद है ईयरली के डिमांड जोन से रिकवर करा था, ठीक है। 12 मंथ पे देखना कोविड के फॉल को, उसमें ईयरली के डिमांड जोन से रिकवरी आई थी, रैली 2 बेस रैली का ये डिमांड जोन था, यहाँ से देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिकवरी आया।
तो जब भी मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम के जोन में जाता है ना, फॉल आने के बाद, तब हम लोग थोड़ा रिकवरी का मतलब वहां पे वेट करते हैं, थोड़ा कंफर्मेशन मिले रिकवरी आने का। और अभी इस बार जो फॉल आया था, इस बार फॉल आया था तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में निफ्टी आया था। क्वार्टरली के इस डिमांड जोन से रिकवरी आनी स्टार्ट हुई थी। तो एक चीज अगर हम लोग मोटा मोटा नोटिस करके चले तो निफ्टी में जब भी फॉल आता है ना, तो आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये तीन टाइम फ्रेम पे फोकस कर सकते हो। एंड वो फॉल कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी एक टाइम फ्रेम पे जाकर ही रुकेगा। तो जब भी निफ्टी में पहली बार क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ रहा है, अगर सारे सेक्टर साथ में क्वार्टरली के डिमांड जोन में आते हैं, और इस टाइम पे सारे सेक्टर साथ में क्वार्टरली के डिमांड जोन में आए थे, आज से कुछ, ये किस टाइम की बात है, 1 जनवरी 2025, इसके आसपास नोटिस करना, आपको हर सेक्टर में डिमांड जोन मिलेगा। ठीक है, ये चीज मैं भी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। शेर खान में मेरे पास मार्किंग भी पड़ा होगा। ठीक है, क्वार्टरली का चार्ट है। क्वार्टरली का चार्ट हमने ओपन करा निफ्टी का। निफ्टी बैंक का देखना, अभी सेम टाइम है यहाँ कहीं देखना, 1 जनवरी के आसपास, 1 जनवरी, ये रहा। यहीं कहीं के आसपास देखो, ये रहा एक डिमांड जोन क्वार्टरली का, रैली बेस रैली का, और ये ग्रीन वाला कैंडल देखो, 28 मार्च को इसने एंट्री दिया। और निफ्टी में 1 जनवरी को ही आ गया, इसलिए निफ्टी थोड़ा फंस के चला था। फाइनेंशियल सर्विस देखोगे, इसमें भी देखो डिमांड जोन था, मैंने डिलीट कर रखा है इसको अभी, टेस्टेड होने के बाद। निफ्टी आईटी का देखते हैं। आईटी सेक्टर थोड़ा शायद अलग था, आईटी सेक्टर का डिमांड जोन ब्रीच करके उठा था वो। एंड मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर में भी देखो क्वार्टरली का डिमांड जोन में आया था, 28 मार्च, 31 दिसंबर, ये वाला सेम टाइम है अराउंड निफ्टी जब आया उसी के टाइम के आसपास, 28 मार्च को हमें निफ्टी मेटल मिला था। तो निफ्टी मेटल, निफ्टी बैंक, निफ्टी सारे के सारे बड़े बड़े स्टॉक्स देख लेते हैं, एक बार पीएसयू देखते हैं। पीएसयू में देखो सेम टाइम के आसपास यहाँ पर 28 मार्च, ये रेड वाली कैंडल क्वार्टरली का, ये वाला डिमांड जोन। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा डिलीट कर दूं, ये देखो क्वार्टरली का इसमें ये वाला डिमांड जोन था। एंड उसके बाद निफ्टी ऑटो देखते हैं। निफ्टी ऑटो डिमांड जोन में नहीं आया था। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर सेक्टर भी देखो 28 मार्च में डिमांड जोन में आया। अब एक चीज अगर आप नोटिस करो, निफ्टी कब आया था डिमांड जोन में क्वार्टरली के, एक कैंडल पहले, 28 मार्च में निफ्टी भी आया था। ठीक है, सो क्वार्टरली के डिमांड जोन में सारे सेक्टर 28 मार्च में एंटर किया, 28 मार्च वाली कैंडल जो है क्वार्टरली के हिसाब से। अब साथ में अगर सारे सेक्टर क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब श्योरिटी की मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बुलिश रन दे सकता है। ठीक है, थोड़ा फंस के चलता है, तुरंत तो बुलिश रन नहीं आता मार्केट में। और अगर आप नोटिस करो, ये जो टाइम होता है ना जब मार्केट फॉल करता है, क्वार्टरली के डिमांड जोन में साथ में आते हैं सारे सेक्टर, तब आपका टाइम होता है इन्वेस्टिंग का। मतलब जिनको भी इन्वेस्ट करना होता है आगे वाले 4-5 सालों के लिए, 8-10 सालों के लिए, वो यहाँ पे पैसा डालते बॉटम पर ही। अब ये वाला टाइम था 1-2 महीने के इन्वेस्टमेंट वाले, जो मार्केट फंसा हुआ था यहाँ पे, हमें कंफर्म था कि मार्केट में रैली आ सकती है, चांसेस थे। एक फॉल का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि नहीं हो पाया था। जब कंफर्म हो चुका था कि रैली अब आएगी, तो हम लोग 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ डाल सकते हैं। 1-2 साल वाले लोग, जो लोग 1-2 साल इन्वेस्ट करते हैं, वो इस टाइम पे पैसा डाल सकते थे। अभी भी जो लोग प्लान कर रहे हैं 2025 में कि उनको 4-5 महीने, 8-10 महीने का इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं आपको पर्सनली, जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स चूज करे थे, जैसे लॉयड्स मेटल था, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा था, सेक्टर वाइज ही मैंने चूज करे थे। लॉयड्स मेटल मैंने क्यों चूज किया था, क्योंकि मेटल्स, निफ्टी मेटल सेक्टर की बात हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं कि मेटल सेक्टर बुलिश लग रहा है। मेटल सेक्टर में देखो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, इस पॉइंट पे ऑल टाइम हाई तक रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, इससे पहले भी जितनी बार फॉल आया, यहाँ पे कहीं मेटल सेक्टर चल रहा था, यहाँ पे चल रहा है, तब हमने डिस्कस किया था कि मेटल सेक्टर ऑल टाइम हाई जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा पीएसयू सेक्टर है, इसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने पीएनबी जैसे स्टॉक्स देखे हैं। और इसके अलावा एक और सेक्टर था, इंफ्रा सेक्टर से मैंने एक स्टॉक पिक किया था, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अब इंफ्रा सेक्टर में भी देखोगे तो मल्टीपल डिमांड जोन बन चुके हैं। वीकली का एक ये डिमांड जोन जस्ट ऊपर बना है, एक ये डिमांड जोन है। और डेली पे अगर आप चार्ट देखोगे, निफ्टी जैसे इसने भी एक डिमांड जोन यहाँ पे बना है, एक डिमांड जोन पहले से था इसके पास। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हमें डिमांड जोन मिल रहा है। तो निफ्टी इंफ्रा में से एक स्टॉक हमने पिक किया है, एंड निफ्टी मेटल में से हमने लॉयड्स मेटल पिक किया है। एंड इसके अलावा दो स्टॉक्स मैंने और पिक किए थे, इफ आई रिमेम्बर द नेम। एक तो जेनेसिस था शायद, एक स्टॉक हमने जेनेसिस पिक किया था, उसका सेक्टर मैंने नहीं देखा था, वो बॉटम पे मैंने पिक किया है। ठीक है, और एक स्टॉक और मैंने पिक किया था जेनेसिस के साथ ही, लॉयड्स मेटल तो नहीं था, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नहीं था। ओके हाँ, थर्मैक्स था। थर्मैक्स का भी सेक्टर का चार्ट काफी अच्छा था, उस टाइम पे मैंने देखा था, अभी मैं सेक्टर नहीं याद। ये स्टॉक भी देखो बॉटम से रिकवर कर रहा है, अभी रिकवरी फेज में ही है, बॉटम से उठ रहा है। एंड थर्मेक्स का सेक्टर क्या कौन सा है, प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरिंग लिखा है यहाँ पर।
एक बार इसका सेक्टर वापस मैं देख लेता हूँ। थर्मेक्स किसी सेक्टर के स्टॉक में आता है, कोई अच्छा ही सेक्टर है इसका। THER, थर्मेक्स सेक्टर, निफ्टी इंडिसेस, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऑपरेट्स इन इंजीनियरिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग है, एनर्जी है। इंजीनियरिंग में देखो अगर आईटी सेक्टर है इसका तो हमको इजीली पता चल जाए। किसी को आइडिया इसका सेक्टर कौन सा है? हाँ, ठीक है, वहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। मैं नॉर्मली गूगल सर्च पे करता हूँ वैसे इसको, screener.com पे .in है। हम्म, थर्मैक्स का सेक्टर, थर्मैक्स इसके साथ के स्टॉक्स देख के आइडिया लग जाएगा जहाँ तक है। अरे इधर भी सब ऐड करना पड़ेगा मुझे। हाँ यहाँ पर है। एक सेकंड रुकना। पावर एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, ये सारे एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स हैं। ये सेक्टर्स के मेरे को स्टॉक्स के नाम देख के आइडिया लग जाता है थोड़ा। एनर्जी सेक्टर देखो, अब एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसमें देखो ऑल टाइम हाई नहीं लगा है, बट यहाँ पे भी देखो मल्टीपल तीन डिमांड जोन है। अब अगर थर्मेक्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट डालते हैं आने वाले 5-6 महीने के लिए, 7-8 महीने के लिए, तो इसमें एक सप्लाई जोन में जरूर है ये वाला सेक्टर, बट जब ये ब्रीच होगा इसके बाद हमारे पास एक डिमांड जोन बना है, दो डिमांड जोन है, तीन डिमांड जोन है, इसके अंदर भी मल्टीपल डिमांड जोन सेम बने निफ्टी जैसे। अब ऑल टाइम हाई तक और कोई सप्लाई जोन हमारे पास नहीं है। ये लास्ट सप्लाई जोन था जिसमें स्टॉक ऑलरेडी है, बट ये वाला जोन ब्रीच हो सकता है जिस पोटेंशियल के साथ गया है। अगर ये जोन ब्रीच करके गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है थर्मेक्स भी हमारा जाएगा इसके साथ साथ। अब इसका वेटेज भी अच्छा खा जाए शायद सेक्टर में। और बाकी चीजें भी हमने इसके अंदर देखी थी, वैसे फंडामेंटल्स तो अभी हम एनालाइज नहीं करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चार स्टॉक मैंने पिक किए थे। सेक्टर वाइज देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ज्यादा सही लग रहा है और मेटल सेक्टर ज्यादा सही लग रहा है, जिसमें से हमने लॉयड्स मेटल पिक किया और JSW इंफ्रा पिक किया है। इसके अलावा थर्मेक्स और जेनेसिस, ये चार स्टॉक हमने पिक किए थे अभी स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए। और भी कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पास, धीरे धीरे मैं उनको भेजता जाऊंगा जब उसमें थोड़ा ठीक ठाक लगेगा कुछ एंट्री पॉइंट मुझे। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक हमने सेक्टर वाइज पिक किए थे। एंड अभी जो हमने डिस्कस किया निफ्टी को लेकर कि मार्केट एक बुल रन में जा सकता है अभी कुछ टाइम के लिए, आई मीन समथिंग सितंबर तक, मान के चलो अगस्त सितंबर इसके आसपास तक निफ्टी हमेशा बुलिश रहता है। अब ये डेट्स कहाँ से निकल के आती हैं? अगर आप निफ्टी का पूरा मतलब 20 साल का डेटा एनालाइज कर लो, मैंने करा हुआ ऑलरेडी वो चीज। 20 साल का निफ्टी का डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ मैं एक बार, वो डेटा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। सूर्य मीटिंग में हो तुम? सूर्य है क्या सेशन में? लिंक मुझे ढूंढना पड़ेगा वरना। ओके, चलो कोई नहीं। सूर्य एक बार लिंक मुझे व्हाट्सअप कर दो। एंड वरना कट करना था। ओके, सो 1 मंथ का चार्ट मैंने ओपन किया है। एक बार नोटिस करेंगे हम लोग कि हर साल निफ्टी में कैसा मतलब चलता है चार्ट। यहाँ से पहले इसको ले लेते हैं वरना बार बार पेंसिल यूज हो रहा है। 1 मंथ का चार्ट हम लोग ओपन करेंगे एंड निफ्टी का हर साल का ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं मंडे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, पिछले पिछले साल हम लोग देखेंगे जनवरी से लेकर सितंबर तक कैसा रहता है मार्केट। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्केट हमेशा साइडवेज टू बुलिश या साइडवेज टू बियरिश रहता है ज्यादातर ट्रेंड, जहां तक मैंने नोटिस करा है। नवंबर दिसंबर के बाद देखना पिछले साल का क्या डेटा रहा था। मार्च, मार्च का देखना। जनवरी फरवरी मैंने बताया आपको थोड़ा सा बियरिश टू बुलिश रहता है, मतलब जो भी रहता है साइडवेज टाइप ही रहता है, बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट नहीं होता। बट मार्च से जो मार्केट चलता है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वाला जो कैंडल होता है, यहाँ पे मार्केट ज्यादातर बुलिश देखने को मिलता है आपको। 15-16% का रैली पिछले साल का था। इससे पिछले साल अगर हम लोग देखें 2023 में, सेम टाइम फ्रेम हमारा मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास का। जनवरी फरवरी देखो बियरिश रहा है मार्केट पिछले साल। उसके बाद अगर मार्च से हम लोग देखें, मार्च से एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिला, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, इससे पहले देखते हैं 2022, 2022 का मार्च से देखेंगे। मार्च में हमारे पास यहाँ पे एक रेड कैंडल जरूर था, उसके बाद अप्रैल मई जून थोड़ा सेलिंग रहा था। पर इसके बाद देखो दो दो हमें रैली देखने को यहाँ पर भी मिली है। मतलब मार्च से लेकर सितंबर तक मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। यहाँ पे भी देखो
मार्च अप्रैल थोड़ा सा साइडवेज रहा है, बट उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली सितंबर तक। बहुत पीछे तक अगर आप डेटा एनालाइज कर लो ना तो भी आपको मिल जाएगा वो सेम चीज। एंड आई थिंक मुझे लिंक मिल गया है, सेंडेड। ठीक है, ये लिंक है, ये मैंने पिछले 20 साल का निफ्टी का एनालिसिस करा है, कैसी कैंडल्स बनती है। ठीक है, इसके बेस पे अगर आप देखोगे कैसा रहता है मार्केट, ये ओवरऑल ट्रेंड मैंने रखा है पिछले 20 साल के डेटा, 20 साल से ज्यादा, ये 2025 से लेकर 2004, 21 साल का डेटा है ये अभी। 21 साल के डेटा के बेस पे अगर आप देखोगे, जनवरी थोड़ा बियरिश टू न्यूट्रल रहता है, फरवरी हल्का सा बियरिश रहता है मार्केट, मतलब थोड़ी डोजी बना देगा, या फिर मान के चले अगर मार्केट अभी बुलिश है, क्या पता थोड़ा सा साइडवेज रहे फेब में। बट मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये टाइम मार्केट का बुलिश रहता है। अगस्त में न्यूट्रल रहता है, देन वही उसके बाद सितंबर तक भी बुलिश रहता है। तो जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो मार्केट होता है वो एक अच्छा बुल रन देता है। और अभी के जो हमें चार्ट को देखकर जो सिंबल्स मिल रहे हैं, हर बार तो देखो ऐसा होगा श्योर नहीं है, बट चार्ट को देखकर जो आइडिया लग रहा है, अगर मल्टीपल डिमांड जोन इस तरह बनते रहे निफ्टी में, या फिर ऐसे सस्टेन करना होगा तो ऐसे डिमांड जोन बनाता रहेगा निफ्टी। अभी बीच में अगर गिरता भी है तो एक और डिमांड जोन बना देगा अगली रैली में। ऐसे डिमांड जोन बनाते हुए निफ्टी सस्टेन करेगा। एंड चांसेस देखोगे तो तुम पिछले 20 साल का डेटा ही चेक कर लो, मार्केट इस टाइम पे बुलिश रहता है। दिन मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो अभी क्या है कि जनवरी में थोड़ा सा मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा है तो हल्का सा सस्टेन करेगा। फेब में मे भी बजट होता है ज्यादातर, तो बजट की वजह से मे भी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहे, तो बुलिश बेयरिश कैसा भी हो सकता है। बट मार्च अप्रैल मई जून से लेकर सितंबर तक मुझे मार्केट बुलिश लग रहा है, जिस हिसाब से अभी मार्केट का फेस बन रहा है। ठीक है, दिसंबर में देखो बुलिश जनरली रहता है, नवंबर दिसंबर में, दिसंबर में थोड़ा साइडवेज टू बियरिश या बुलिश मान सकते हो थोड़ा सा मार्केट को। ठीक है, ज्यादातर ये ट्रेंड मार्केट में चलता है पिछले 20 साल से। और अभी नोटिस करोगे करंट ट्रेंड अगर देखोगे तो दिसंबर में और नवंबर में थोड़ा सा साइडवेज रहता है मार्केट, या फिर बियरिश बुलिश जैसा भी रह सकता है। बट ये डायरेक्शन एक क्लियर मिलती है आपको मार्च अप्रैल वाले में, यहाँ पे ज्यादातर आपको मार्केट बुलिश मिलेगा। और अभी जो फेज चल रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये वाला ट्रेंड फॉलो हो सकता है जो हमने पिछले 20 साल का देखा। ठीक है, एक तो ये रीजन भी था कि मैं इसकी वजह से थोड़ा 4 5 से 8 महीने लेके चल रहा था मार्केट में, कि इतने टाइम तक मार्केट शायद बुलिश रह सकता है। अभी एक यूजुअल ट्रेंड है, अब इससे एकदम 100% तो श्योर नहीं हो सकते, बट जो अभी करंट कंडीशंस है उनको देख के लग रहा है कि ये अगर सस्टेन करेगा, जिस तरह कंडीशन जिस तरह का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से सस्टेन करेगा। और कंडीशंस भी प्रीवियस अगर आप देखोगे तो ऐसी ही रहती है। ठीक है, सो यहाँ तक अभी क्लियर है सबको, जो भी हमने व्यू डिस्कस करा अभी तक निफ्टी का। ओके ठीक है, सो अब हम लोग वो पार्ट डिस्कस करते हैं जहाँ लाइव स्ट्रीम कट हो गई थी। एंड एक एक स्टॉक का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग को लेकर। एक स्टॉक ने हम लोग मल्टीपल उठाएंगे क्योंकि लोग को लगेगा कि एक स्टॉक क्यों उठाया, विप्रो में ज्यादा स्प्लिट आया तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल में पूछा था मैंने आपसे कि अगर आपने विप्रो का एक शेयर उठाया होता समथिंग 1996 में। ठीक है, 1996 का टाइम पीरियड लिया था हमने, ओनली वन शेयर। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लाइव करते हैं पहले। 0.40 पैसा का चल रहा था वन शेयर उसका उस टाइम पे। ये 1995 का हमने लिया है, 1995 या 1996 था। ठीक है, उस टाइम पे हमने सिर्फ एक शेयर लगाया था विप्रो का। मान लो एक शेयर इन्वेस्ट किया, मतलब 40 पैसे का इन्वेस्टमेंट मान के चलो। ठीक है, अभी विप्रो का 350 का एक हाई मारा था विप्रो ने, तो 350 का भी हाई लगा है। और 2025 में एक बार का हाई 350 हो चुका है। ठीक है, तो वैसे अगर एक शेयर के हिसाब से देख के चले तो 4 पैसे का आपका 350 रुपया हो गया रिटर्न। ठीक है, बट इतना सिंपल नहीं है इसका कैलकुलेशन। अगर आप देखोगे तो विप्रो में ना कई बार ऐसे अर्निंग में स्प्लिट्स हुए हैं, डिविडेंड आए हैं, उनके बेस पे देखोगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है, जितना आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये 0.40 पैसा आपको 375 रुपीज नहीं मिलेगा, उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, एक बार मैं बताता हूँ एक शेयर अगर आपने विप्रो के अभी लिए थे तो आपके पास कितने शेयर होते स्प्लिट और डिविडेंड मिलाकर। डिविडेंड अभी लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, स्प्लिट हो गया और बोनस शेयर्स, ये दो चीज मिला के हम लोग देखेंगे आज हमारे पास विप्रो के कितने शेयर्स होते अगर उस टाइम पे हमने सिर्फ एक शेयर बाई किया होता। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी करी थी चैट जीपीटी में। तो विप्रो में क्या हुआ है, कई बार डिविडेंड स्प्लिट है, अब हर स्टॉक में इतने ज्यादा डिविडेंड इतने ज्यादा स्प्लिट्स नहीं होते हैं, या फिर इतने ज्यादा बार बोनस नहीं मिलता, इतने ज्यादा बार स्प्लिट नहीं होता है स्टॉक। इसके अंदर ज्यादा बार स्प्लिट और बोनस हुआ है, तो एक रिटर्न जो आपको मिलेगा थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, काफी ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे मैंने एक क्वेरी करी थी सिंपल सी,
कि अगर मैंने विप्रो का एक शेयर खरीदा होता तो आज मेरे पास कितने शेयर्स होते विप्रो के। ठीक है, ये मैंने करा था यहाँ कहीं पर थोड़ा नीचे। ठीक है, गिव में रिलायंस की, रिलायंस का कैलकुलेशन था। रिलायंस नहीं चाहिए मुझे, विप्रो का एक मैंने प्रॉम्प्ट किया था। एज्यूमिंग, ये देखो, एज्यूम किया था हमने एक शेयर अगर 1995 में खरीदे होते विप्रो के, बोनस और स्प्लिट मिलाकर अभी मेरे पास विप्रो के कितने शेयर होते। तो इसने पूरा कैलकुलेशन किया, 1995 में जो बोनस आया, 1997 में आया, 1998 में आया। तो एक के दो शेयर हो गए हमारे 1995 में, एक का दो शेयर हो गया। दो से छह शेयर हो गए हमारे 1997 में, और छह से हमारे पास 30 शेयर हो गए 1999 में, और 30 से सीधा 90 शेयर हुआ जब 1:2 का स्प्लिट मिला। मतलब 1:1 का मतलब डबल मान के चलो, 1:2 का मतलब ट्रिपल मान के चलो, 3 गुना आपको शेयर्स मिलते गए। और ऐसा कितनी बार जितने स्टॉक में स्प्लिट हुआ है उसके बेस पे अभी हमारे पास एज्यूमिंग 1600 के आसपास शेयर्स होते। ठीक है, तो अभी करंट टाइम पर जो मैंने एक स्टॉक एक शेयर खरीदा था, अभी मेरे पास विप्रो की 1600 शेयर होते। ठीक है, अब 1600 शेयर अगर 350 का प्राइस टच करते तो कितनी वैल्यू आती है आपके पास। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कितना हो गया ये, समथिंग 5,60,000। तो अगर आपने 40 पैसे का इन्वेस्टमेंट विप्रो में 1996 में किया होता, आज उसका वैल्यू 5,60,000 होता। अब वो एक बहुत एक्सेप्शनल वैल्यू कि 40 पैसे का वैल्यू आपका 5,60,000 हुआ। हर शेयर के साथ तो नहीं होगा, इतना ग्रोथ या इतना स्प्लिट हर शेयर के साथ नहीं होता है। बट फिर भी इसमें मैंने अभी तक डिविडेंड ऐड नहीं करा। अब सोचो 1600 शेयर में अगर मैं डिविडेंड ऐड करूं, ये कैलकुलेशन भी एक बार चैट जीपीटी पे कर लेते हैं, मतलब हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा। इफ आई हैव वन शेयर, 1600 ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा कम मान के चलना, बिकॉज बीच बीच में शेयर्स हमारे बढ़ते रहे हैं, उसके हिसाब से डिविडेंड हमारा थोड़ा कम होगा। इफ आई हैव 1600 शेयर्स इन विप्रो फ्रॉम 1996, देन हाउ मच डिविडेंड आई कैन अर्न टिल 2025। ये कैलकुलेशन अगर हम लोग मैनुअली करने बैठते थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में ही कर लिया है। अभी ऑटोमेटिकली डिविडेंड स्प्लिट के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन बता देगी। ओके, अच्छा इसने स्प्लिट और डिविडेंड के हिसाब से ये कर दिया कि इट बिकम, इफ यू होल्ड वन ओरिजिनल शेयर ऑफ विप्रो इन 1996 ड्यू टू बोनस एंड इट बिकम 1600। ठीक है, अब डिविडेंड्स भी इसने उसी के हिसाब से किया, चलो सही है, उस हिसाब से डिविडेंड किया है। तो लाइफ टाइम डिविडेंड पर शेयर है 100 रुपए, मतलब तब से लेके अभी तक 100 रुपए का डिविडेंड विप्रो दे चुका है। तो हमें मिलता समथिंग 1,60,000 डिविडेंड का 1600 शेयर के हिसाब से। इसका कैलकुलेशन मैंने मैनुअली किया है, ये आपका आता है समथिंग 1 लाख के अराउंड। ये 60,000 एक्स्ट्रा आ रहा है बिकॉज मैंने 1996 से ऐड किया, 1996 से हमारे पास शेयर होल्डर है, पर हमारे पास बीच बीच में ऐड होते गए हैं वो। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे 70,000 या 80,000 के आसपास आएगा फिगर आपका। इसने 1,60,000 बताया। तो अगर एज्यूम करके चले तो मान के चलूंगा 6 लाख के ऊपर हमारा रिटर्न हो गया होता। ठीक है, समथिंग ये जो 5,60,000 दिख रहा है आपको, मैं इतना कह सकता हूँ 6 लाख से ज्यादा हमको आराम से मिल गए होते, समथिंग 0.40 पैसा पे। और कितना टाइम हो चुका है, तो होल्डिंग पीरियड भी आप देख सकते हो, समथिंग 30 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, 30 साल के अंदर आपको 40 पैसे का समथिंग 6 लाख मिला। 40 पैसे का 6 लाख मतलब सिर्फ 40 पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको 6 लाख रिटर्न मिला। अब सोचो आप इसमें कितनी बार अगर WIT करते, कितनी बार MIT करते, कितनी बार जो भी ट्रेड आपको करनी होती, बट इतना रिटर्न आपको नहीं मिल पाता। कैसे भी रिटर्न आप कैलकुलेट कर लो या फिर कोई जमीन में भी इन्वेस्ट करते, कहीं कुछ भी करते, इतना रिटर्न नहीं निकलता। ठीक है, अब ये शेयर तो देखो एक्सेप्शन है। एक एग्जांपल हम लोग लाइव पिक करते हैं, उसका लाइव कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोई स्टॉक आप बताओ जो काफी अच्छे फंडामेंटल्स वाला हो उस टाइम पर, 2000 का एग्जांपल लेंगे, 25 साल का। ठीक है, 2000 से लेकर 2025 तक कोई भी शेयर कमेंट कर दो जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे उस टाइम पर और अभी भी अच्छे हैं, जो भी आपको। ठीक है, रिलायंस पिक करते हैं, कुणाल अच्छा एग्जांपल है रिलायंस। अब ये स्टॉक देखो थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताएगा कितना रिटर्न मिल सकता है। अब ये स्लो मूविंग स्टॉक है, तो आपको मिलेगा कि इससे ज्यादा तो तेज मूव करेगा ये स्टॉक, कोई भी अगर आप अच्छा स्टॉक उठाते हो तो इससे तेज तो आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सूर्य हंसो मत। ये पता है एग्जांपल मैंने क्यों दिया है, बिकॉज रिलायंस का रिटर्न, IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC हो गया, फिर HDFC बैंक हो गया और ICICI बैंक, ये सारे लार्ज कैप के बहुत ज्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं। तो इनके अंदर रिटर्न आपको यूजुअल जो मिलेगा सबसे कम इन्हीं के अंदर मिलने वाला है, पर सबसे सेफ भी इनके अंदर मिलेगा। ठीक है,
तो रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। अगर 2000 में रिलायंस में मान के चल रहे हैं हम लोग, अगर 5000 इन्वेस्ट करते, एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 2000 के टाइम पे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता था उस टाइम पे, तो रिलायंस के हमारे पास पहले कितने शेयर आते। अब ये सारी कैलकुलेशन चैट जीपीटी पे ही करेंगे हम लोग। सो एज्यूमिंग आई एम इन्वेस्टिंग 5000 in Reliance in year 2000, how many shares I will get? तुमने रिलायंस वाला पर्सनल ले लिया सूर्या। Assuming I am investing 500 शेयर, ओके। अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग 500 करते हैं यहाँ पे 2000 में, तो शेयर्स कितने आते हैं हमारे पास? 60 पर शेयर चल रहा था, एडजस्टमेंट करने का 57 के आसपास लिया इसने एंट्री, तो 55 पर शेयर हमको मिला। 2000 अभी एवरेज प्राइस चल रहा है, तो इनिशियल परचेस हुआ हमारा 5000 रुपये का 55 शेयर पे, समथिंग 90 शेयर्स हमको मिले 2000 के टाइम पे, ईयर 2000 पे। अब कॉर्पोरेट एक्शन इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किए, तो तीन कॉर्पोरेट एक्शन हुए 2009, 2017, 2024। कितने शेयर हो चुके हैं आपके पास? हर बार इंटू टू हुआ। 90 शेयर्स आपके पास पहले थे, आज के टाइम पे हो गए आपके पास समथिंग 720 शेयर्स। तो रिलायंस के आपके पास आज के टाइम पे 720 शेयर्स होते, एंड आज के टाइम पे 720 शेयर्स का मतलब आपको मिलता समथिंग 720 इंटू 2000 कर लो, ये आपका रिटर्न हो जाता समथिंग। आज होता है इसका रिटर्न, उस टाइम पे हमको मिले थे 720 शेयर्स, उस टाइम पे सॉरी 90 शेयर्स मिले थे, आज के टाइम पे है हमारे पास 720 शेयर्स। और रिलायंस का प्राइस अभी कितना चल रहा है? RELIANC, रिलायंस, ठीक है। रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1591, 1591 चल रहा है, तो 1591 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। 15, ईयर है 2025, इन्वेस्टमेंट कैपिटल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1521 जो भी है। अब अगर कैलकुलेट करें 720 इंटू दिस, ठीक है, आई मीन हमारे 5000 के इन्वेस्टमेंट का समथिंग 10 लाख हो जाता आज से 25 साल में। तो कितना परसेंट रिटर्न है? अगर आप ईयर ऑन ईयर रिटर्न भी देखोगे तो आपको कितना मिल चुका होगा 5000 से 10 लाख तक, तो समथिंग मान के चलो 100% से ज़्यादा ही है, मतलब साल भर का आपको 100% तो मिल ही रहा होगा जहाँ तक है। 5000 के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्रोथ अगर देखोगे तो 5000 के हिसाब से तो काफ़ी गुना ये ग्रो हुआ है। अब परसेंटेज, मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं निकालूंगा, बट काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। सो जो 5000 हमने इन्वेस्ट किया एंड 10 लाख हमको रिलायंस जैसे शेयर मिले। रिलायंस मतलब काफ़ी हाईली मतलब नॉन वॉलेटाइल शेयर है, इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं रहती, सेफर इन्वेस्टमेंट है, तब भी आपको 5000 का समथिंग 10 लाख मिला। अब इसमें एक और चीज़ मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करी, वो है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड भी कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड अमाउंट ऐड करेंगे अभी। ओके, it does it include dividends? Can you give me, if I have something 720 shares, 720 shares of Reliance, then how much dividend I will get till now? 720 shares of Reliance in 2000, इसका डिविडेंड का कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करके चलेंगे बिकॉज 3 स्प्लिट्स निकले, उसके हिसाब से हल्का सा कम ही आएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 90 शेयर्स थे, तो ये अभी कैलकुलेट करके बताएगा कितना मिला है हमको, ठीक है। बोनस इसने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, ठीक ही है। के 14 गलत कर लिया इसने, इसको मैं थोड़ा अपडेट ही कर देता हूँ, प्रॉम्प्ट ये अपने आप ही कर लेगा। बोनस अगर ये अपने आप ही ऐड कर रहा है तो प्रॉम्प्ट ही हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। एक बार इसको स्टॉप करता हूँ, इसको कट कर दो। अरे यार, अलाउ कर दिया, एक बार इसको एडिट करता हूँ मैं 720 की जगह।
भाई माइक एक्सेस दे के गलती कर दिया इसको। हाँ, यहाँ पे हम लोग 90 कर लेते हैं। 720 की जगह इसको हम लोग 90 कर लेते हैं, जितने शेयर हमारे पास आए थे। तो अब ये डिविडेंड वगैरह अपने आप इंक्लूड करेगा। और अब एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलेगा हमको, इसने स्प्लिट जो भी बोनस मिला, स्प्लिट मिला, सब लॉजिकली कैलकुलेट कर लेगा ये। तो 2000 में अगर हमारे पास शेयर्स होते इतने, तो बोनस इसका 3 बार निकला, बोनस और स्प्लिट जो भी हुआ है, हमारे हमको शेयर मिलते हैं 720। अब उसके हिसाब से ये करेगा डिविडेंड कैलकुलेट। तो 2001 से 2009 के बीच में हमको मिलता है 6,800 रुपये डिविडेंड। एंड 2010 से 17 के बीच में मिलता है 12,000। एंड 2018 से 24 मिलता है 21,000। और करंट 2025 में हमको मिलता है 3,900 का डिविडेंड। ओवरऑल 45,000 हमको एग्जैक्ट डिविडेंड मिलता है इसके अंदर। ये एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ गया है। तो मान के चलो 45,000 हमें डिविडेंड का भी मिला है। तो जो भी है समथिंग 10 लाख 11 लाख तक पहुंच जाएगा शायद ये, अगर इसको सम करें तो। तो देखो 11 लाख पहुंच गया, 11,40,000 समथिंग। तो जितना भी गया है कैलकुलेशन, 11 लाख हमको मिला है 5,000 के इन्वेस्टमेंट में, जो कि हमने सिर्फ 2000 में किया था। अब एज्यूम करके चलो इन्वेस्टमेंट में सच में इतना रिटर्न है। अब सोचो लार्ज कैप का स्टॉक आपने उठाया, अगर कोई भी ऐसा स्टॉक उठाओ जो कि बहुत अच्छा रिटर्न देता हो, आपने फंडामेंटली एनालाइज करा, या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक उठाया जिसमें काफी अच्छे रिटर्न मिले, या फिर कोई आईपीओ स्टॉक ऐसा पकड़ लिया जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न है। अब एक एग्जांपल मैंने ही रखा है, एक स्टॉक में मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया है, अभी आने वाले कुछ 20-30 साल तक मैं इसको टच नहीं करूंगा। मुझे प्रैक्टिकली इस चीज को देखना है। यूजुअली हम लोग ऐसे पेपर में कैलकुलेट करते हैं इतना ज़्यादा रिटर्न मिला है या बहुत ज़्यादा रिटर्न हमको मिला है। बट रियलिटी में अगर हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो क्या उतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं। इसके लिए एक स्टॉक मैंने उठाया, अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, आईसीआईसीआई एएमसी करके। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब इसको मैं, एक तो देखो आईसीआईसीआई से रिलेटेड है एंड एसेट मैनेजमेंट में काम करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आज के टाइम पे आगे चल के काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगी, इनका फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है। प्लस अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स अगर आप चेक करोगे, आईसीआईसीआई एएमसी, ये मैंने टेस्टिंग के लिए उठा। और एक और स्टॉक है एनएसडीएल करके, उसमें भी आप पैसा डाल सकते हो सेम इस ट्रिक के लिए। 15-15 हज़ार या 20-20 हज़ार, जितना भी आपका लाइक इन्वेस्टमेंट है, जितना भी आपका कैपिटल है, उसके बेस पे आप डालो इन्वेस्टमेंट, जितना भी लाइक आप कैपेबल हो वो इन्वेस्टमेंट डाल के छोड़ने के लिए। इसको आप प्लेज करके भी रख सकते हो, तो आप उस पैसे को वापस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे को इसमें कुछ रेशियोज ऐड करने हैं, जो मैं चेक करता हूँ। आरओई 3 इयर्स, आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी तो ऑलरेडी एडेड है, 3 इयर्स का चाहिए मुझे। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स। अरे यार, लॉगिन, ओके, गूगल से नहीं किया था मैंने लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे शायद मुझे एडेड मिल जाएगा। आई सी आई सी आई ए एम सी। मेरे को लगा वापस इसको ऐड करना पड़ेगा सब कुछ। ये देखो, यहाँ पे आरओई हमारा इसका चल रहा है 82% करेंटली। आरओई लास्ट 3 इयर्स का 78 है, काफी अच्छा था। 78% रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 3 साल से एवरेज। उसको भी इसने ओवरकम करके 82 दिया इस साल। एंड आरओसी देखोगे तो ये 101% था, उसको भी ओवरकम करके 111% दिया। अब ईपीएस देखोगे तो 1502 था, वो कॉन्स्टेंटली अभी भी 1502 ही है। ठीक है। और लास्ट परसेंटेज ग्रोथ देखोगे तो 22% इसका ईपीएस ग्रोथ रेट भी है। एंड पीजी वैल्यू यूजुअली हम 1 के आसपास देखते हैं, बट इसकी 2 है। अब डिपेंड करता है इसके इंडस्ट्री में बाकी स्टॉक्स का कितना था। इसको एक बार मैच करना बाकी स्टॉक से भी, आप लोग देख ही लेते हैं हम लोग। चलो करेंटली एच डी एफ सी एम सी देखते हैं, इसका पीजी 1.98 है, देखो नियर बाई ही है इसके। ठीक है। दूसरा स्टॉक देखते हैं, निपॉन लाइफ इंडिया, इसका पीजी 2.13। तो एक तरह से मान के चलते हैं एवरेज इसका 2 के आसपास ठीक ही है। ठीक है, एवरेज पीजी इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखें। और डेप्थ फ्री कंपनी है, डेप्थ इक्विटी डेप्थ रेशियो 0 है, मतलब डेप्थ नहीं है कंपनी के ऊपर, कोई भी उधारी नहीं है। और आईसीआईसीआई से रिलेटेड भी है, प्लस एसेट मैनेजमेंट में काम करती है। इसका काम काफी ज्यादा है, लाइक अगर आप देखोगे ना आगे चल के, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हमारे एसेट्स मैनेज करती है यूजुअली, एंड इनकी डिमांड अभी है मार्केट में। लाइक आज के टाइम पे जब लोग फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, पैसे वैसे डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन सब कंपनीज का आगे भी स्कोप तो है। ठीक है। और इसके आईपीओ के बारे में भी कुछ अच्छी चीजें लिखी होंगी इसने। आप इसका एनालिसिस अगर चैट जीपीटी पे भी करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अच्छा बताएगा। ठीक है। प्लस बाकी चीजें तो इसके अंदर नहीं आएंगी। कंपनी डेप्थ फ्री है, ये आप देख सकते हो। आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है। एंड इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो वो भी देखो कॉन्स्टेंटली ग्रो करे जा रही है। एंड परसेंटेज ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज वाइज होता है,
वो भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिप्रिसिएशन हम लोग चेक करते हैं, वो भी ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी ग्रो कर रहा है कॉन्स्टेंटली, नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। ये मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई या एचडीएफसी टाइप की कंपनी इन्वेस्टमेंट में बन सकती है, शायद उससे थोड़ा ज्यादा ग्रोथ देखे। जब नई कंपनी तो क्या पता एक बार वो ग्रोथ मिले जो क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ मिलती है कंपनी को, अचानक से बूस्ट करती है वो। वैसा अगर इसमें होता है तो बहुत अच्छा हमको रिटर्न मिल सकता है। टोटल लायबिलिटीज वगैरह बैलेंस शीट भी रीड करोगे तो भी अच्छी है, और आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो भी अच्छी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें बहुत अच्छा है। कैश फ्लो भी देखो पॉजिटिव में ही है इसका, कॉन्स्टेंटली मतलब ग्रो भी कर रहा है कैश फ्लो। एंड इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 87% है। 87% प्रमोटर्स ने इसको होल्ड कर रखा है। अब नई कंपनी है इसमें, इसलिए ईयरली वाइज देखोगे तो पुरानी प्रमोटर होल्डिंग नहीं आ रही, अभी रिसेंटली ये कंपनी लिस्टेड हुई है। तो एक तरह से मैंने इसको पिक किया इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक एनएसडीएल करके, एनएसडीएल तो सब लोग जानते ही हैं, उसका डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। वो कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत काम है। डीमेट अकाउंट मैनेजमेंट में दो ही कंपनी है, एनएसडीएल है जो ऑर्डर्स अपने मतलब एग्जीक्यूट करती है, और एक सीडीएसएल है। उन दोनों कंपनी में उनके पास काम बहुत ज़्यादा है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर में जितने भी डीमेट अकाउंट क्रिएट होंगे इन दोनों में से कोई मैनेज करेगा। और मार्केट तो कहीं जा नहीं रहा है, अगर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट में ही कर रहे हैं। तो जितने भी डीमेट अकाउंट क्रिएट होंगे सब सीडीएसएल एनएसडीएल के द्वारा ही मैनेज किए जाने वाले हैं। तो फ्यूचर में उनके पास नीड ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा काम है। तो ये दो कंपनी है, इनमें अगर हम लोग ट्राई करते हैं आने वाले 20 या 30 साल के लिए इन्वेस्ट करके, 15-15 हज़ार भी डालते हैं, 30,000 हमारे एक तरह से फिक्स डिपॉजिट हो गया। इसको एज अ रिटायरमेंट प्लान आप ट्राई कर सकते हो। लाइक जब भी अगर आप मार्केट में आपको फ्यूचर में जब भी रिटायरमेंट लेना है या फिर जॉब वगैरह जो लोग करते हैं, एक सेफ अमाउंट डालकर आप छोड़ सकते हो। अब इसमें भी कभी ना कभी तो कंपनी में स्प्लिट निकलेगा। ये कंपनी कल को 10,000 की होती है, स्प्लिट देगी तो आपको दो शेयर दे देगी, एक के दो शेयर हो जाएंगे, दो के चार शेयर हो जाएंगे, ऐसे ही इसमें भी बढ़ेगा। अभी के टाइम पे अगर हमने 20,000 डाली है, 15,000 डाले, तो उसमें कितनी बार स्प्लिट होगा, उसके बेस पे हमारा बेस प्राइस तो यही रहेगा ना एंट्री का। अब यही शेयर हमको बट मतलब जब कंपनी स्प्लिट करेगी, जब शेयर डिवाइड करेगी, तो मेरे पास दो शेयर हो जाएंगे, पर एंट्री पॉइंट थोड़ी मेरा चेंज होगा। उसके हिसाब से मतलब ये एंट्री पॉइंट भी कम हो जाएगा, बल्कि बिकॉज नीचे प्राइस भी इसकी गिरेगी तो एंट्री पॉइंट आपको थोड़ा नीचे का मिलेगा, इसके हिसाब से मिलेगा। पर सो आपको अगर आगे 20-30 साल के लिए चेक करना है, ये दो शेयर से आप चेक कर सकते हो। सो तो ये शेयर्स वैसे किस किस को अच्छे लगते हैं, किसी और के ट्रैक में है शेयर्स दोनों जो मैंने बताए अभी? दोनों नए नए शेयर्स हैं। अनम्यूट करके भी बोल सकता है कोई, या फिर चैट में भी चलेगा। ओके, वॉइस नहीं जा रहा था मेरा शायद। जा रहा है? नो, अच्छा किसी के ट्रैक में नहीं है। तो गाइस ये ट्रैक देखो, फंडामेंटली भेजे मैंने दोनों स्टॉक्स आपको, तो शायद टेक्निकली अभी किसी के ट्रैक में ना हो, और नए नए लॉन्च स्टॉक्स हैं। बट अगर आप देखते हो ना, कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग ना फ्यूचर नीड को देख के करते हैं सबसे ज़्यादा। फ्यूचर में देखोगे तो जो अपना एनएसडीएल है, वो हमेशा उसकी नीड ना बढ़ने वाली, एनएसडीएल किया हुआ है मैंने, ठीक है कुणाल? तो एनएसडीएल देखो क्यों हमने देखा हुआ है, बिकॉज उसकी नीड हमेशा आगे चल के बढ़ने वाली है। कभी भी एनएसडीएल का नीड कम नहीं होगा। और इसका रीजन क्या है कि डीमैट अकाउंट इंडिया में अभी भी ओपन होते रहेंगे। अभी सिर्फ शायद 5 या 10% से ज्यादा लोग इंडिया में ट्रेडिंग नहीं करते डीमैट अकाउंट ओपन करके। जैसे जैसे इंडिया थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ ध्यान देगा, या फिर जो लोग फाइनेंशियल फील्ड में घुसेंगे, या फिर लोग जॉब के साथ डीमैट खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, सब लोग करते हैं, तो सीडीएसएल का एनएसडीएल का आराम से ग्रोथ होगा ही होगा इन दोनों स्टॉक का। तो एनएसडीएल अभी नई नई कंपनी आई है, और उसके बाद इसमें अच्छा खासा फॉल भी आया है। एनएसडीएल लॉन्चिंग के बाद लोगों ने पैसा डाला था, तो एक मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट डाला इसकी इसी रेंज के अंदर। ये एक रेंज चल रहा है एनएसडीएल में, जैसे ही इस रेंज को ब्रीच करेगा फिर से वापस से रैली में जाएगा, इससे नीचे तो गिरेगा नहीं ये स्टॉक अब। अगर गिरता भी तो ज्यादा फॉल तो नहीं करेगा। मार्केट गिरता है तभी ये स्टॉक गिरेगा। ये एक तरह से सिंक करके चलो निफ्टी के साथ। अगर निफ्टी काफी फॉल करता है, डीमेट अकाउंट लोग क्लोज करते हैं, थोड़ा मोड़ा पुल बैक आता है, उस टाइम पे इसके अंदर भी पुल बैक आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट उसके बाद जब रैली चलेगी तो ये भी एक तरह से मान लो तुम निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा जैसा निफ्टी बिहेव करेगा, या फिर बाकी बीएससी बिहेव करेगा, एनएससी बिहेव करेगा, उसके बेस पर ही ये स्टॉक भी बिहेव करेगा। और डीमेट अकाउंट तो फ्यूचर में ओपन ही होने वाले, क्लोज भी होंगे तो उतने ही ओपन होंगे। हर फॉल में मार्केट में बहुत डीमेट अकाउंट क्लोज होते हैं, बट हर रैली में उससे ज्यादा डीमेट अकाउंट बनते हैं। रैली देख करके लोग देखते हैं मेन क्या होता है। मान के चलो, आज के टाइम पे अगर आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। मान के चलो एक स्टॉक है जो कि 100 रुपए का है, ठीक है? किसी स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए की है। अब वो स्टॉक गिर गया, 90% फॉल किया, आज उसकी वैल्यू 10 रुपए है।
अब इसके अंदर फॉल कितना परसेंट हुआ? कोई कमेंट कर सकता है क्या? 90%, ठीक है कुणाल। अब सोचो ये 10 रुपए का शेयर वापस 100 रुपए गया। अब इसके अंदर राइज कितना हुआ? 1000 नहीं, 900% आएगा। ठीक है। सो 100 रुपए का स्टॉक जब 10 रुपए आता है ना, फॉल हुआ सिर्फ 90%। बट 10 रुपए पे जिसने पैसा डाला उसका जो 100 रुपए वो 900% ग्रोथ। तो कोविड टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट गिरा बहुत अग्रेसिवली। लोगों का परसेंट 90% 80% लॉस दिखा रहा था। उस टाइम पे मार्केट को लेके बहुत निगेटिव न्यूज थी। बट वही जब 90% फॉल आने के बाद जिन्होंने पैसा डाला, उनको तो सिर्फ सेम प्राइस पे जाते जाते 900% रिटर्न मिल चुका था। और आने वाले 5 सालों में तो पता नहीं कितना परसेंट रिटर्न मिल चुका होगा। तो सोच के चलो, जब ऐसा मिलेगा, जब आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी इस स्टॉक ने 900% दे दिया, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक ने ऐसे 100% 200% 900% रिटर्न दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा भाई, कि 10,000 का ऑलमोस्ट 1 करोड़ बन गया हो ऐसा देखकर, या फिर 10 लाख बन गया हो ऐसा देखकर लोग पैसा डालेंगे मार्केट में फ्यूचर में। जब भी मार्केट में फॉल आता है लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जब उनका रिटर्न मिल चुका होगा लोग फिर देखकर पैसा डालेंगे रैली में। तो डीमैट अकाउंट का खुलने का बंद होने का प्रोसेस चलता रहेगा, पर कभी भी ये कम नहीं होगा। जितनी बार मार्केट में फॉल आएगा, जितने लोग क्लोज करेंगे, उससे ज्यादा लोग रैली देखकर ऐड करेंगे। और वो नए बिगनर्स होते हैं जो ऐड करते हैं पैसा वहां पर। तो सिंपल सी साइकोलॉजिकल थिंग है, यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ 90% का फॉल मिला है इस टाइम पर। और लोग डरते इस टाइम पे इन्वेस्ट करने में जब स्टॉक 10 रुपए का आ चुका होता है। तो इस टाइम पे लोग के अंदर फियर होता है जब उनको 900% रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। इस टाइम पे आप कोई भी अच्छा स्टॉक पिक करो, 900% आपको रिटर्न मिलेगा। जहां 90% का फॉल मिला, जहां 50% का फॉल मिला, उधर 100% रिटर्न मिलेगा सेम उस प्राइस में आते आते। इस टाइम पे होता क्या है, लोग इस टाइम पे डर जाते हैं, यहाँ पे एक फंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लोग अपना बैकअप फंड अगर ऐड करें, ये वाला फंड छोड़ दो, 90% गया आपका, वो ऊपर जाएगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्रीज कर लो। बट बैकअप में जो अच्छे स्टॉक्स अब आप ले सकते हो, उस टाइम पे अगर कुछ भी अच्छे स्टॉक में थोड़ा भी पैसा डाला आपने, अगर अपने फंड का आपने 30% या 20% भी बैकअप में रखा हुआ है, तो भी अगर आपने इस टाइम पे इन्वेस्ट किया तो आप इस पूरे को रिकवर कर लोगे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा फंड है ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकलोगे, और इसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा। प्लस इस टाइम पे मैं कहना चाहता हूँ कि डीमेट अकाउंट के जो ओपनिंग होते हैं, ये चीज देख के लोग डीमेट ओपन करते हैं कि इतना रिटर्न मिल गया, मार्केट में इतना पैसा बन गया, तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। तो एनएसडीएल जो है उसका काम तो नहीं रुकने वाला कभी भी। सो ये दो स्टॉक्स थे, आईसीआईसीआई एमसी मैंने फंडामेंटल्स देख के पिक किया, एनएसडीएल नीड ऑफ प्रोडक्ट देख के किया। नीड ऑफ प्रोडक्ट मतलब आने वाले फ्यूचर टाइम पे उसकी नीड बढ़ती रहेगी, कभी भी कम नहीं होने वाली। ये चीज देख के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये दो स्टॉक है जो आने वाले टाइम पे मैंने 30 ईयर्स या 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या हमें कितना रिटर्न मिलता है, कितनी बार इसमें स्प्लिट होता है, कितनी बार डिविडेंड आता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट एक अच्छा रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों कंपनीज के अंदर। ठीक है। अभी इस चीज को इतना ही रखते हैं। मेरे को यही चीज आपको बतानी थी कि हम लोग ट्रेडिंग टाइम में कितने सारे स्टॉक ढूंढते हैं, टेक्निकली एनालाइज करते हैं, WIT MIT करते रहते हैं। वो तो हम कंटिन्यूसली करेंगे ही रेगुलर इनकम के लिए। बट साथ में अगर हमने थोड़ा सा फंड इस चीज के लिए डाल दिया, मतलब समथिंग 20-30 थाउजेंड फ्रॉम द कैपिटल, जिसका 1 लाख का कैपिटल, सिर्फ 30% अपने कैपिटल का, या फिर 20% जिनका कैपिटल है सिर्फ 20% भी डाल दिया, तो भी बहुत आपका बन जाएगा रिटर्न। जितना आप पूरे साल में, या फिर 10 साल बाद, अगर आप 10 या 20 साल बाद जब अपना WIT MIT का रिटर्न कैलकुलेट करोगे, उससे ज्यादा रिटर्न आपको ये 20-30% स्टॉक दे चुके होंगे, जो 20-30% आपने डाल के छोड़ा है। तो एक साइकोलॉजिकल थिंग है, लोग होल्ड नहीं कर पाते इतना ज्यादा, मेरे से भी पर्सनली नहीं होता था इतना होल्ड। बट अभी जब मैंने रिटर्न्स कैलकुलेट किए, मेरा प्लान था कि किसी 2-3 स्टॉक्स को पिक किया जाए। मेरा प्लान तो 1 लाख का इन्वेस्ट करने का 4-5 स्टॉक्स में। बट यूजुअली अभी दो ही स्टॉक मैंने पिक करे, इन दोनों में मैंने पर्सनली इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है। समथिंग 30,000 अभी इन्वेस्ट किया, देन देखेंगे आगे आगे चल के क्या होता है। ठीक है। तो ये मेरे को शेयर करना था आज के सेशन में जो टेलीग्राम पे मैंने कहा था। ठीक है। अब आगे देखते हैं सेशन को, जो कि स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीक के। ठीक है। प्रीवियस वीक हमको 7 एंट्री मिली थी ऑटोजोनिक्स पे। ठीक है। इनको डिस्कस कर लेते हैं। टीम स्पीक में हमको 7 एंट्रीज मिला था। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक गाइस सबसे ज्यादा फेवरेट स्टॉक है मेरा। एंड अभी तक इसके बारे में जितनी बार भी मैंने बात करी, मैंने बताया कि डेली के डिमांड जोन्स भी फॉलो होते हैं स्टॉक में। सोचो मार्केट कितना बेकार चला था पिछले कुछ साल में, और ये देखो इस स्टॉक की हालत। ये स्टॉक गिरा ही नहीं। IDFC HDFC सब साइड में जाए, बट जब से इसकी ये वाली रैली चल रही है ना, ये स्टॉक ने हर फॉल झेला है।
2020 में कोविड में लास्ट टाइम गिरा था ये स्टॉक, उस टाइम पे गिर रहा था, उसके बाद से स्टॉक ने कभी भी अच्छा फॉल देखा ही नहीं है। और इसमें सारे डिमांड जोन फॉलो होते हैं। और रिसेंटली अभी WIT में इसमें एंट्री मिली थी, डेली पे हमने ऐसा डाला था इसको एंट्री यहाँ पे, और थोड़ा सा बैकअप में एक डिमांड जोन था, उसको देख के थोड़ा सा हमने सेफर स्टॉप लॉस रखा था। बट इसमें डेली का डिमांड जोन भी ब्रीच नहीं होता, तो इतना नॉर्मल सा जोन वीकली एग्जीक्यूशन के साथ कितना अच्छा रिएक्शन देके गया है। ये मतलब वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। एक बार के लिए मारुति हो गया, ये हो गया, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं। मारुति भी एक बार के लिए जोन ब्रीच कर चुका है कभी कभी, बट ये इसने अभी तक करा ही नहीं काफी टाइम से जोन को ब्रीच। और इसमें टारगेट मिला है, WIT था, वीकली कॉन्साइडिंग डेली का एग्जीक्यूशन था। ठीक है। पहला ट्रेड हमारा इंडियन बैंक का था। देन सेकंड ट्रेड था हमारा मैनॉन बी। ये ट्रेड थोड़ा पहले का डाला हुआ है, बट इसमें अभी तक एंट्री अभी मिली थी, मैनॉन बी। MIT ट्रेड है। इसके अंदर देखोगे तो ईयरली, सबसे पहले ईयरली का टाइम फ्रेम चेक करना। ईयरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है जिसमें ऑलरेडी एंट्री मिल चुकी थी। ठीक है। हाफ ईयरली चेक करोगे, सेम सीन है। ईयरली हाफ ईयरली में एंट्री आपको एक बार इस ग्रीन कैंडल ने दी, वहां से स्टॉक चल रहा है। मंथली में फॉलो अप करता हुआ एक डिमांड जोन बनाया है इसने, मंथली का फॉलो अप डिमांड जोन है। देन वीकली पे हमारे पास दो डिमांड जोन थे बैक टू बैक। अब डेली पे हमने एग्जीक्यूशन रखा था यहाँ पर। बट इसके अंदर क्या हुआ, हमने वैसे लेवल और द लेवल प्लान किया था, बट इसके अंदर वीकली का जो ऊपर का जोन था वहीं पे एंट्री देके चल गया, मतलब वीकली से ही चल गया, डेली का एंट्री इसने ट्रिगर नहीं किया। इसलिए मैंने इसमें लिखा था कि रिएक्शन आया 10%, बट वो वीकली के डिमांड जोन से आया है, हमको डेली पे एंट्री नहीं मिला है। लिखा भी कि मिस्ड हुआ था एंट्री पॉइंट इसके अंदर। ठीक है। अगला स्टॉक है मैराथन। अब इसके अंदर जो हमारा ट्रेड बना था MIT था, मैराथन। मंथली इनकम ट्रेड है। मंथली का प्रॉपर डिमांड जोन रैली बेस्ड रैली का। और एक और चीज नोटिस करोगे, मंथली के ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन को इसने ब्रीच भी किया, क्लोजिंग भी दिया। इसके बाद वीकली में अगर आप चेक करोगे, एक और डिमांड जोन है, वीकली का भी बॉटम पॉइंट है। वीकली के साथ साथ डेली पे हमारे पास एग्जीक्यूशन है, ज्यादा बड़ा एंट्री स्टॉप लॉस भी नहीं है। काफी सेफ ट्रेड था, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, एवरेज एंट्री स्टॉप लॉस कह सकते हो। 400 से मतलब 27 पॉइंट या फिर 28 पॉइंट का था मे बी, थोड़ा उससे भी कम ही है, 20 या 12 पॉइंट्स का ही है। उसके बाद टारगेट देखोगे तो 14% स्टॉक ने रिएक्शन दिया। और इसमें आपको इजिली 1:3 से ज्यादा मिला होगा रिटर्न, अगर आप कैलकुलेट करो क्लोजिंग वाइज भी टारगेट लाइन को। 1:1 यहाँ तो आपका हुआ नहीं होगा, यहाँ भी हो चुका है, 1:0.84 है। जैसे ही मतलब इसमें 1:1 हुआ था, उसके बाद आपका ट्रेलिंग चालू होता। ठीक है। 1:1 यहाँ पे हुआ, 1:2 आपका यहाँ पर, 1:2 में मान के चल रहा हूँ रिटर्न इसमें मिला होगा, या 1:2.91 है, तो 1:2 हमको मिला होगा ट्रेलिंग करने पे रिटर्न। ठीक है। इसमें प्रॉपर बुक करने का भी टाइम मिला हमको। अगला स्टॉक है हमारा एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक में हमारे पास WIT था। एजिस लॉजिस्टिक में WIT था। वीकली पे हमारे पास ये वाला डिमांड जोन था, रैली बेस रैली का। अब इसके अंदर ट्रेंड थोड़ा साइडवेज चल रहा था वीकली में, डेली पे ट्रेंड डाउन चल रहा था। ये थोड़ा सा रिस्की था कि ट्रेंड हमारे ऑपोजिट है। बट एक चीज अगर आप नोटिस करो, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ही कम था। तो एंट्री स्टॉप लॉस ऑलरेडी स्मॉल था 240 मिनट पे, एंड सेलिंग प्रेशर बहुत ही मिनिमल था, तो हमने 1:1 के लिए क्विक ट्रेड जैसे इसको प्ले कर सकते थे। एंड इसमें 1:1 से ज्यादा अभी चल रहा है रिटर्न, तो जिसको बुक करना हो या फिर ट्रेलिंग चालू करनी हो, ट्रेलिंग चालू कर सकता है, जिसने ये वाला ट्रेड लिया हो एजिस लॉजिस्टिक का। ठीक है। अगला ट्रेड है हमारा इंडो स्टार का। इसमें भी बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड था ये। इसके अंदर वैसे WI मतलब वीकली लिखा हुआ है, बट ये ट्रेड हमारा था हाफ ईयरली इनकम ट्रेड था। हाफ ईयरली का डिमांड जोन ये वाला था। हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं था टाइम, उस टाइम पे जब एंट्री मिली थी। बट इसके अंदर हुआ क्या, करेंटली ही इसने वीकली का एक डिमांड जोन बनाया, ये वाला ड्रॉप बेस रैली का, और ये डिमांड जोन उस हाफ ईयरली के जोन के अंदर बना था। ठीक है। एंड डेली पर हमने देखा था कि ये डिमांड जोन मतलब यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आया था। तो एक एक्सपेक्टेशन थे कि ये जो वीकली का जोन है, ये वीकली का जोन कहीं ना कहीं एज अ होता ना कि कंफर्मेशन ट्रेड की, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है ये स्टॉक। इसलिए हमने ये वाला ट्रेड डाला था वीकली के डिमांड जोन में एंट्री स्टॉप लॉस रखकर। एंड इसमें 1:1 हो गया, एज अ क्विक ट्रेड प्ले करके इसमें भी आप एग्जिट ले सकते हो। जिसने भी इसको लिया सेम डे पर ही क्विक ट्रेड, एज अ क्विक ट्रेड प्ले करके 1:1 हिट है, तो 1:1 पे एग्जिट ले सकते हो इसके अंदर। जिसमें भी देखो थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, उसमें 1:1 पे ट्रेलिंग करो प्रॉपर। अगला स्टॉक है लॉयड्स में। ये तो मैंने कब का डाला ही हुआ है, फिर भी इसको डिस्कस करते हैं। ये स्टॉक मैंने डिमांड जोन बनने से पहले ही दिया था, लॉयड्स मेटल।
हेलो हेलो वाई डी ई एस, लॉर्ड्स मेटल। ओके, ये स्टॉक है हमारा, रैली बेस्ड रैली का पैटर्न है। ये अभी वीकली का है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये रैली बेस्ड रैली बनाता है, ड्रॉप बेस्ड रैली बनाता है, ठीक है। दो डिमांड जोन थे, ऊपर वाले डिमांड जोन में आया था स्टॉक, और यहाँ से इसमें अच्छा खासा 5 पॉइंट का रिवर्सल आया। अब यूजुअल केसेस में क्या करते हैं, यहाँ पे 125 मिनट का एक एग्जीक्यूशन था स्टॉक के अंदर, वो ब्रीच करा था इसने, और उसके नीचे आ गया था एक बार के लिए। बट हुआ क्या था, सेलिंग प्रेशर बहुत एग्रेसिव था उस दिन, और सेलिंग प्रेशर इतना एग्रेसिव होने की वजह से हम डायरेक्ट एंट्री तो लेते नहीं है। या तो हम एंट्री टाइप 3 यूज करते, या तो हम वेट करते। अपना स्टॉप लॉस तो एटलीस्ट हम वीकली के डिमांड जोन के नीचे रख सकते थे, बिकॉज एंट्री टाइम पे 5 से 6% डाउन था स्टॉक ये। 6% से ज्यादा का सेलिंग, इतना बड़ा कैंडल जो कि पिछले 3 4 5 दिन का पूरा रैली खा गया, ठीक है। उसके हिसाब से हम एंट्री कंजर्वेटिव रख सकते थे, और मेरा देखोगे तो मैंने पर्सनली स्टॉक को इस कैंडल पे पिक किया था अराउंड 10 दिसंबर पे। यहाँ पे इस वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग दिया था, तब मैंने पिक कर लिया था सीएमपी पर। उसके बाद ये रैली मिली थी, और ये वाली जब एंट्री मिली तो मेरा स्टॉक ना कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था अराउंड। उसके बाद वापस से रिवर्सल है। मेरा तो लॉन्ग टर्म प्लान है कम से कम 3 4 महीने का, तो मैंने होल्ड किया हुआ है अभी तक पोजीशन। बट जिन्होंने डब्ल्यू ट्रेड किया था उनका 1:1 से ज्यादा हो चुका है, वो एग्जिट मार सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं ट्रेलिंग करके, ठीक है, लॉयड्स मेटल में। एंड अगला स्टॉक है लॉयड करके, LLOYDSENT, LLOYDSENT। प्री टेम्पलेट इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये लॉयड्स ये लॉयड्स इंटरप्राइजेस है, ठीक है। ईएनटी जो लिखा है लॉयड्स इंटरप्राइजेस, ये भी लॉयड्स मेटल वाली कंपनी का ही है, बट लॉयड्स इंटरप्राइजेस है। तो इसमें वीकली इनकम ट्रेड था प्रॉपरली, एंड इससे पहले भी बड़े टाइम फ्रेम के जोन थे। हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन, ठीक है, क्वार्टरली का भी डिमांड जोन बन रहा है यहाँ पे, एंड मंथली पे कुछ नहीं है। ये वाला जोन बहुत बॉटम पे बना हुआ है। तो ये चल रहा है हाफ ईयरली कोइंसाइडिंग क्वार्टरली के डिमांड जोन से, ठीक है। मंथली में वीक टू वीक मान सकते हो। उसके बाद वीकली वीकली में देखोगे तो ये डिमांड जोन बना है ड्रॉप बेस्ड रैली का। इस वीकली के डिमांड जोन ने एक वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक भी करा, तो ये इसकी अचीवमेंट हो गई। एक ये वाला भी करोगे, अगर इसको भी सप्लाई जोन मानते हो, दो को ब्रीच किया, तो अच्छा खासा अचीवमेंट वाला जोन था, ठीक है। मतलब इस ट्रेड के अंदर अभी ट्रेंड भले ही आप चल रहा हो, इससे पहले भी अगर आप देखोगे मंथली पे ट्रेंड हमें नहीं दिख रहा, एंड डेली पे देखोगे ट्रेंड डाउन चल रहा है। डब्ल्यू के लिए डेली पे हम ट्रेंड चेक करते हैं, डाउन था। अच्छा खासा एग्रेसिव सेलिंग आया था, बट स्टॉक के अंदर कंफर्मेशन मिला था हमें। तो अगर हम थोड़ा भी इसमें एंट्री लेते हैं, यहाँ पर विक टू विक चल गया है ये। मेरा प्लान था थोड़ा और बॉटम में यहाँ कहीं आता, बट यहीं से चल गया, तो विक टू विक एंट्री दी, और इसमें अच्छा खासा बस 6% का रिएक्शन है। तो जिसने विक टू विक एंट्री लिया वो बुक करके छोड़ सकता है स्टॉक को। और जो बॉडी टू विक का वेट कर रहे थे उनके लिए एंट्री मिस है, ठीक है। यहाँ तक मेन टारगेट एक्सपेक्टेड था वैसे, अगर जाता है तो विक टू विक एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है। ये अपने 7 स्टॉक्स थे जिसमें ऑटो में हमने डाले थे और एंट्री मिला था, ठीक है। तो अभी तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, एंड आज हम लोग एक नया सेगमेंट भी स्टार्ट करने वाले हैं सेशंस में, ठीक है। ये सारा डिस्कशन खत्म हो गया है, एंड ट्रेडिंग व्यू मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। सूर्य, सेशन में हो तुम अभी? 240 मिनट का स्टॉक डिस्कस करोगे या फिर? ठीक है। सो 240 मिनट के कुछ स्टॉक्स निकाले हमने, छोटे टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन्स होते हैं वो हमने पिक करे हैं, एंड उनको हम लोग इस सेशन से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हर वीक जो नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला स्टॉक है हमारा SBIL। ये सारे स्टॉक सूर्या ने पिक करे हैं, सो इसलिए मैं सूर्या से पूछ रहा है डिस्कस करने के लिए। तो इसमें 240 मिनट का डिमांड जोन है, 125 मिनट का है। तो 120 मिनट हमारे पास अवेलेबल चार्ट है। तो 120 मिनट का है, 125 मिनट का ये एक डिमांड जोन है हमारे पास नियर बाय। अब जब भी इसमें SBI में मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है, हम लोग इस टाइम पे वेट करेंगे PSU बैंक में कैसा बन रहा है चार्ट। SBI हमारा PSU बैंक का स्टॉक है। इंडेक्स चाहिए मुझे, इंडेक्स। क्या गलत डाल दिया मैंने इसमें, PSU बैंक स्पेस है क्या? हाँ, PSU बैंक का एक बार चार्ट देखते हैं। तो PSU बैंक में भी एक बना हुआ है 2 आवर पे जोन। अगर साथ में एंट्री मिलती है, मार्केट बुलिश है, हम लोग जाएंगे 2 आवर्स की ट्रेड के लिए, ठीक है। साथ में एंट्री मिलना बहुत जरूरी है सेक्टर में, स्टॉक में साथ में एंट्री मिलनी चाहिए। तो अगर SBIN में पहले एंट्री मिलती है तो वेट करना जब तक उसमें एंट्री नहीं मिलती, ठीक है।
एक नियर बाय ये डिमांड जोन है जो कि सेक्टर सपोर्ट के साथ एंट्री दे सकता है। एसबीआईएन के अलावा अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। सेम टाइम फ्रेम है इसमें भी। स्टॉक गलत कैसे ओपन हो गया? आईसीआईसीआई बैंक, ये रहा। तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर थोड़ा नीचे है, देखो जोन इसका। हम्म, कर्सर हटाना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक में हमारे पास ये वाला जोन है 2 आवर का, एक यहाँ पे बन रहा है। एंड इस डिमांड जोन में सेम हम निफ्टी बैंक को देखेंगे, निफ्टी बैंक के साथ इसके अंदर एंट्री देखेंगे। तो अगर निफ्टी बैंक का चार्ट हम लोग चेक करें, निफ्टी बैंक ऑल में चलते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। निफ्टी बैंक इंडेक्स, तो निफ्टी बैंक के अंदर देखो, इसके अंदर ऑलरेडी डिमांड जोन हमने डिस्कस किया, वो बन चुका है 2 आवर पे। यहाँ पे काफी गार्बेज एरिया के साथ है। डेली पे हमारे पास प्रॉपर डिमांड जोन, तो अगर निफ्टी बैंक किसी डिमांड जोन में आता है, साथ में अगर आईसीआईसीआई में ट्रेड मिलती है, तो हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस के साथ, एंट्री स्टॉप लॉस आपका 2 आवर पे 2 आवर ही रखना, मतलब पूरा जोन ट्रेड करना है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी। अगला स्टॉक है इन्फी। इनके नाम नोट करके ना आप भी एक बार मार्किंग कर लेना जो मैं सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। इन्फी पे हमारे पास कौन सा टाइम फ्रेम का जोन है? 2 आवर्स का। यहाँ पे है शायद इन्फी का 2 आवर्स का जोन, यही है ना? ये वाला इससे ज्यादा स्ट्रांग, ये नीचे वाला भी लग रहा है, तो स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो। एक बार इसको भी मैं मार्क करके चलता हूँ, इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एंट्री मिलेगी, साथ में आईटी सेक्टर हमें देखना है। एक तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है एटलीस्ट। अगर ये वाला जोन ट्रैप करता है आपको, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। और निफ्टी आईटी हमें देखना है। निफ्टी आईटी में कुछ अगर सेम बन रहा हो इससे वैसा स्ट्रक्चर। निफ्टी आईटी में देखो बॉटम पे यही बन रहा है, साथ में एंट्री मिलने के चांसेस इसमें भी है। सेक्टर के साथ हमको सिंक करके देखना है। और भी कुछ स्टॉक है, एचसीएल टेक, ये भी आईटी सेक्टर का ही है, तो इसमें आईटी सेक्टर तो हमें नहीं देखना पड़ेगा। एचसीएल टेक का हमारा 4 आवर्स का है। इसमें शायद थोड़ा नीचे है एरिया, ये वाला है ना 4 आवर्स, और कोई दिख ही नहीं रहा पास में। 4 आवर का हमारे पास ड्रॉप बेस रैली का है। सप्लाई जोन है क्या इसके अंदर? ओके, 4 आवर्स का सप्लाई जोन फिर ऊपर है ये वाला। एक 4 आवर का सप्लाई जोन नियर बाई ये है। अब इसमें हम लोग ट्रेड कब लेंगे? अभी करंट केस में मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाएंगे। एक रीज़न हमारा हो सकता है, वेट करेंगे हम लोग सबसे पहले, एंड जब यहाँ पे एंट्री मिलेगा। अब निफ्टी आईटी अभी अगर एंट्री देते टाइम कोई सप्लाई जोन में हुआ तभी हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं, वरना मार्केट अभी बुलिश है। इसको अगर एंट्री साथ में मिलेगा सेक्टर के तभी देखेंगे। निफ्टी आईटी का चार्ट एक बार वापस से देख लेते हैं, कोई सप्लाई जोन है भी कि नहीं उसमें। ओके, निफ्टी आईटी में 4 आवर का सप्लाई जोन है ऊपर। तो अगर साथ में जाता है, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड रहेगी, मार्केट बुलिश है क्योंकि मार्केट की अगर अगेंस्ट जा रहे हो तो हमेशा ऐसा करना, एंट्री आपको अगर मिलती है साथ में, तो आपको जैसे ही रैली मिलना स्टार्ट, मतलब मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना, कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना अपना स्टॉप लॉस। मतलब इसके अंदर अगर रिस्क ले रहे हो तो कहीं भी हमको लॉस नहीं देना, हम लोग मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो एचसीएल टेक में अगर साथ में एंट्री मिलती है तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चीज को, और अगर किसी ने ट्रेड करा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखना रिएक्शन मिलते ही, ठीक है। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे इसके अंदर एकदम, स्टॉप लॉस अगर टच करता है तो एग्जिट। उसके अलावा एक और स्टॉक है एलटी, लार्सन एंड टर्बो। ये भी लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका सेक्टर याद है सूर्य तुमको? एलटी का, ये भी किसी बड़े सेक्टर्स में आता है जहां तक मुझे याद है। एक 4 आवर का ये डिमांड जोन है नियर बाय, ठीक है। एंड 2 आवर्स का इंजीनियरिंग सेक्टर, लार्सन एंड टर्बो। इंजीनियरिंग सेक्टर तो कोई ऐसे इंडेक्स में नहीं है, आईटी का ही होगा फिर ये भी, ठीक है। हमारे पास 4 आवर का डिमांड जोन इसके अंदर नहीं है। 2 आवर्स का एक ये वाला एरिया नीचे है, और 4 आवर्स का हमारे पास ऊपर एक और अपॉर्चुनिटी है। अगर ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, निफ्टी आईटी आपको दोनों जगह शायद सपोर्ट करता हुआ मिल जाए। इसके अंदर भी हम बुलिश हो सकते हैं। मंडे के दिन, मंडे से लेके फ्राइडे तक इन सब में अपॉर्चुनिटीज में एंट्री मिल सकती है। सब नियर बाई ट्रेड्स हमने पिक करी है, सेक्टर के साथ देखेंगे। अभी हमने सिंक करके देखा है, एंट्री टाइम पे दोनों साथ में है कि नहीं, ये बहुत मैटर करेगा, ठीक है। ये स्टॉक्स आप नोट कर लेना एक बार।
और ये जोन्स में अगर साथ में सेक्टर की एंट्री मिलती तब हम लोग इसमें ट्रेड करने वाले हैं। सारे के सारे एज अ क्विक ट्रेड प्ले करेंगे, लॉन्ग टर्म कोई भी नहीं करेगा इसमें, एंड एंट्री स्टॉप लॉस ट्रिक रखना है। ठीक है, तो अभी का सेशन यहीं तक रखते हैं, एक बार मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ।